दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार को शराब सहित हर तरह के नशे से मुक्त करने के लिए सबसे बड़े अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। यह नशा मुक्ति दिवस के मौके पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आजीवन शराब सहित किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करने के लिए पूरे बिहार वासियों को संकल्प दिलवाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो बेहद गरीबी से जूझ रहे हैं। इन जिलों में अधिकतर आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं और संघर्ष कर रही है। किशनगंज जिला इसमें से बिहार का सबसे गरीब जिला है, जबकि 11 जिले ऐसे हैं जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में सबसे अधिक अमीर है। पटना जिले में अमीरों की संख्या सबसे अधिक है। मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर भी ऐसे जिले हैं जहां अमीरों की ठीक ठाक संख्या है। नीति आयोग में यह भी खुलासा हुआ है कि देश में बिहार सबसे अधिक गरीबों वाला राज्य है। बिहार की आधी से अधिक आबादी गरीब है। इस मामले में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर है। यूपी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 12.58% लोग गरीब है। बिहार के जिलों की आर्थिक स्थिति को लेकर यह खुलासा नीति आयोग की रिपोर्ट में हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार के 38 जिलों में से किशनगंज जिला सबसे गरीब जिला है। सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज जिले में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 65% लोग हैं। इसके बाद अररिया, मधेपुरा जिला, पूर्वी चंपारण, सुपौल, जमुई, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और शिवहर जिले का नंबर आता है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया सरसी में 12 नवंबर को हुए पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह उर्फ विश्वजीत सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के भतीजे और इस कांड के मुख्य आरोपी आशीष सिंह उर्फ अठिया के घर की पुलिस ने कुर्की जब्ती कर ली है। पूर्णिया एसपी दयाशंकर के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी आशीष सिंह उर्फ अठिया और सुदेश सिंह के घर की कुर्की जब्ती के लिए कोर्ट से कुर्की की मंजूरी ली। इसके बाद कल बनमखी एसडीपीओ कृपाशंकर आजाद के नेतृत्व में सरसी, बनमखी और जानकी नगर थाना की पुलिस सरसी गांव में स्थित आशीष कुमार उर्फ अठिया के घर पहुंची। पहले पुलिस ने चारों तरफ से घर को घेर लिया और 3 घरों को तोड़कर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। कुर्की के दौरान अठिया के घर से 40 सामानों की जब्ती सूची बनाई गई, जिनमें अलमारी, बर्तन, दरवाजा समेत कई चीजें जब्त की गई है। वहीं उसके 3 घरों को भी तोड़ दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि अपने YouTube वीडियोस को लेकर फेमस पटना वाले खान सर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहते हैं। आपको बता दूं कि उनके YouTube चैनल पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। अब वो एक अलग ही अंदाज में देखने को मिल रहे हैं। खान सर बिहार के पंचायत चुनाव में प्रचार करते नजर आए। आपको बता दूं कि यूट्यूबर खान सर मुखिया पद के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में सड़क पर उतरते दिखे। खान सर प्रत्याशी के साथ कार की छत से रोड शो करते हुए नजर आए। वहीं रोड शो के दौरान वे अनोखे अंदाज में हंसी मजाक करते हुए वोट करने की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान खान सर ने कहा है कि 1000 नहीं 5000 रुपए ले लीजिए और वोट भी उन्हें नहीं दीजिए। खस्सी बकरा तो 5000 में बिकता है, आदमी 1000 में कैसे बिक जा रहा है? अरे पैसे भी ले लेना, 1000 नहीं बल्कि 5000 रुपए ले लेना, लेकिन उन्हें वोट भी नहीं देना। एगो खस्सी जो होता है, खस्सी 5000 में बिकता है, आदमी 1000 में कैसे बिक जा रहा है? इतना सस्ता थोड़े है, खस्सी से सस्ता बिकेगा आदमी। अरे पैसा भी लेना है और 1000 नहीं 5000, अब वोटो नहीं देना। आपको बता दूं कि जिस प्रत्याशी के लिए खान सर ने प्रचार किया उसका नाम विपिन कुमार है। जानकारी के अनुसार विपिन कुमार खान सर के दोस्त हैं। आपको बता दूं कि विपिन कुमार खुद भी एक यूट्यूबर हैं और मैथ मस्ती नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। खान सर के बारे में बात करें तो खान सर यूट्यूब पर पढ़ाई लिखाई और ज्ञान की जटिल विषयों को अपने अंदाज में बताते हैं, जिसे लाखों लोग पसंद भी करते हैं। हालांकि इन दिनों खान सर का नेतागिरी वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुखिया प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि पिछले दिनों आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना आए थे। उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में 6 टन के लालटेन का लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जब मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना तो सबसे बड़ा काम किया सामाजिक न्याय दिलाने का, यही मेरा अपराध हो गया। वहीं लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद नीतीश सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक पिछड़ गया है। विकास का नारा देने वाले नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि कल 26 नवंबर था, जहां और इस दिन को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहां आसान भाषा में बताया जाए तो फिर संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए जरूरी नियमों सिद्धांतों को कहा जाता है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे देश भर में लागू किया गया था। जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान को किसने लिखा था, और वह भी अपने हाथों से? जी हां, हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हाथों से लिखा गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा हाथों से लिखा गया संविधान है। हमारा संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। वह एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। जहां 1901 में दिल्ली में पैदा हुए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लेखन के लिए एक भी पैसा नहीं लिया था। हालांकि रायजादा ने संविधान लिखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक शर्त रखी थी। इस शर्त के मुताबिक संविधान के हर पेज पर उनका नाम लिखा होगा और संविधान के आखिरी पेज पर उनका और उनके दादा का नाम लिखा जाएगा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी ये शर्त मान ली थी। जब संविधान के लिखित दस्तावेजों के पन्ने को शांति निकेतन के नंदलाल बोस और उनकी टीम ने अपनी कला से सजाया था। इस कलाकृति में देश के इतिहास को समेटने की कोशिश की गई है। आपको बता दूं कि संविधान को अपनी कला से सजाने वाले नंदलाल बोस ने ही देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पद्मश्री को भी डिजाइन किया था। दोस्तों बात करते हैं कि संविधान दिवस के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन इस खास दिन पर विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए संविधान दिवस के तमाम कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया। जहां कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक, शिवसेना से लेकर बसपा तक कई पार्टियों ने इन कार्यक्रमों से दरकिनार किया। जहां अब संविधान दिवस के मौके पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक तरफ देश के संविधान को सभी की रक्षा करने वाला बताया है, तो वहीं इस बात का भी जिक्र किया है कि कई मामले में देश के मुस्लिम और दलित समुदाय संग अन्याय होता है। जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे बुजुर्गों ने हमें संविधान का तोहफा दिया था। ये वह सपना था जो हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए देखा था। इस संविधान ने ही हमें न सिर्फ कई ज्यादतियों से सुरक्षित रखा बल्कि बहुसंख्यावाद से भी बचाया। ओवैसी ने आगे कहा है कि अब यह संविधान का एक ऐसा वादा है जिसे कई बार तोड़ने का प्रयास रहा है। देश में मुस्लिम और दलित समुदाय के साथ तो ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन फिर भी देश के संविधान ने हमें वो ताकत जरूर दी है कि हम इस अन्याय के खिलाफ बोल सके, हम अपने हक के लिए लड़ सके। दोस्तों बात करते हैं कि अब आपके लिए साबुन और डिटर्जेंट खरीदना महंगा हो गया है। जहां HUL और RTC ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जहां व्हेल डिटर्जेंट पाउडर, रिन बार और लक्स साबुन की कीमतों को 3.4% से 21.7% तक बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की 2 बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर FMCG कंपनियों ने कीमतों को बढ़ाने के पीछे इनपुट कास्ट में बढ़ोतरी को वजह बताया है। जहां HUL ने व्हील डिटर्जेंट के 1 किलोग्राम पैक की कीमत में 3.4% का इजाफा किया है। इससे ये 2 रुपए महंगा हो जाएगा प्रति किलो के हिसाब से। कंपनी ने व्हील पाउडर के 500 ग्राम पैक की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा किया है। इसका दाम 28 रुपए से बढ़कर अब 30 रुपए पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिन बार के 250 ग्राम पैक की कीमतों को HUL ने 5.8% बढ़ा दिया है। FMCG की बड़ी कंपनियों ने लक्स साबुन के 100 ग्राम मल्टीपैक की कीमतों में 25 रुपए तक बढ़ा दिया है। जब दूसरी तरफ ITC ने फीमा साबुन के 100 ग्राम पैक की कीमतों को 10% बढ़ा दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि कैशलेस या फिर डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रचलन के बीच साइबर फ्रॉड धोखाधड़ी के मामले भी खूब सामने आ रहे हैं। जहां महामारी के समय तो काफी लोग इसका शिकार भी हुए हैं, शायद आप भी इनमें से कोई हो। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पैनल के मुताबिक कोरोना काल के दौरान साइबर धोखाधड़ी की 3,17,000 मामले दर्ज किए गए। इन्हीं सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने एक ऐसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसकी मदद से आप अपनी आर्थिक हानि को रोक सकते हैं। सुरक्षित डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम प्रदान करने के मकसद से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 यानी कि 155260 अगर आपके साथ किसी भी तरह की साइबर धोखाधड़ी हुई और तत्काल इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते हैं तो फिर आपकी गाड़ी कमाई बच सकती है। 155260 यानी कि 155260 यानी कि 155260 पर कॉल करने से फ्रॉड करने वाले अपराधियों का खाता तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाता है। दावा किया गया है कि अब तक इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से 27 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी पकड़ी जा चुकी है। इस हेल्पलाइन के बारे में जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हर तरीके से जागरूक करती है और उन तरीकों की भी जानकारी दे देती है जिसको अपनाकर आप फ्रॉड का शिकार होने से बच सकते हैं। फ्रॉड करने वाले आपको फेक मैसेज, ईमेल के जरिए पीड़ित को इस बात का लालच देते हैं कि उन्हें बड़ी लॉटरी लगी है और एक बार पीड़ित जब इसकी जाल में फंस जाता है तो फिर पैसे की मांग करते हैं और आप पैसे दे भी देते हैं, तभी तो फ्रॉड करते हैं। ऐसे में आपको कभी भी ऐसे ईमेल या फिर मैसेज का जवाब नहीं देना चाहिए, न ही किसी भी ऐसे अनजान शख्स को भुगतान करें। आपको बता दें कि मैसेज के साथ अपराधी लिंक भेजते हैं जिस पर क्लिक करके लॉटरी को क्लेम करने को कहते हैं। ऐसे मैसेज को तुरंत अपने फोन से डिलीट कर दें और बिल्कुल भी जवाब ना देने तो फिर आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। आपकी गाड़ी कमाई फ्रॉड उड़ा कर ले जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में आए दिन बिहार सरकार के द्वारा ऊर्जा के नए नए साधनों का विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार लगातार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जब पिछले दिनों बिहार के सभी पंचायतों में स्ट्रीट सोलर लाइट लगाने का भी प्रस्ताव दिया जा चुका है, जो आपको केडीवी लाइव के माध्यम से बताया भी गया है। आपको हाल फिलहाल में बता दूं कि बिहार सरकार सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के एक जिले में तैरता हुआ सोलर प्लांट पर काम तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस सोलर प्लांट के माध्यम से लोगों को बिजली भी उत्पन्न कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार ये पावर प्लांट बिहार के दरभंगा में बनाया जा रहा है। जल्द ही दरभंगा में पानी में तैरता हुआ बिहार का पहला सोलर पावर प्लांट देखने को मिलेगा। जी हाँ, तालाबों के शहर से मशहूर दरभंगा जिला में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने को लेकर कार्य कर दिया गया है, जो कि ये प्लांट 1.6 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि जिस तालाब में प्लांट स्थापित होगा उसमें मछली पालन के साथ साथ सौर ऊर्जा से बिजली भी पैदा की जा सकेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद का शीतकालीन सत्र अब बिल्कुल भी बदला सा नजर आने वाला है। संपूर्ण सदन को हाईटेक बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण, बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन सहित कई मंत्री उपस्थित रहे। आपको बता दूं कि बिहार विधान परिषद पेपरलेस बनने वाला देश का पहला सदन बन गया है, जहां कार्रवाई पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से होगी, जहां पेपर की कोई भी जरूरत वहां पर नहीं होगी। बिहार विधान परिषद की कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा है कि बिहार की संसदीय व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में आगे की ओर कदम बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की ताज़ा खबर सामने आ रही है। जब बिहार पुलिस सेवा के 6 अधिकारियों को प्रमोशन मिला है, जब सभी को प्रोन्नति देते हुए आईपीएस बना दिया गया है। जिन अधिकारियों को प्रमोशन मिला है उनमें विश्वजीत दयाल, विजय कुमार, केशव यादव, विद्यासागर, अनंत कुमार राय और राजेश कुमार शामिल है। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनके प्रमोशन को मंजूरी दे दी है। लंबे अरसे से इन्हें प्रमोशन का इंतजार था। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा है कि फसलों के लिए एमएसपी हमेशा से हमारा मुद्दा रहा है। राकेश टिकैत 1 साल से अधिक समय से दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जब गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी से किसानों को मदद मिलेगी। इसके साथ साथ राकेश टिकैत ने कहा है कि वे बीजेपी को हराओ के नारे के साथ यूपी के मतदाताओं के पास भी जाएंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि एमएसपी हमेशा संयुक्त किसान मोर्चा का मुद्दा था। राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र के साथ 11 दौर की चर्चा में हर बार हमने एमएसपी पर चर्चा की है, हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि हम बीजेपी हराओ नारे के साथ यूपी के मतदाताओं के पास जाएंगे। बेहतर होगा कि भारत सरकार और पीएम मोदी आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इस मुद्दे को सुलझा लें।
दोस्तों अब बात करते हैं कि फ्री में बिजली जलाने के अच्छे दिन अब जाने वाले हैं, जब मोदी सरकार ने नए बिजली बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र में इस नए बिजली बिल को पेश किया जाएगा। अगर ये बिल लागू हो जाता है तो फिर इसका सीधा असर देश के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। जहां इस बिल की सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बिजली कंपनियों को सब्सिडी देना बंद कर देगी। जहां ये सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खाते में जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे रसोई गैस की सब्सिडी मिलती है। इसका सीधा असर उपभोक्ता पर पड़ेगा, यानी कि आप पर। जहां एक तय बिल तक मिलने वाला मुफ्त बिजली के अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। जहां राज्य सरकारें मुफ्त बिजली नहीं दे सकेगी। जहां ऐसा भी हो सकता है कि सरकार एक तय वर्ग को ही सब्सिडी दे। दोस्तों बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों एक बकरा सुर्खियों में छाया हुआ है। मराकेश नाम के एक बकरे को $21,000 में बेचा गया है। इंडियन करेंसी की बात करें तो 15,60,000 रुपए में बेचा गया है। जब बकरे की इतनी ज्यादा कीमत ने इनके पीछे सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बकरे को खरीदने वाले ने कहा है कि यह बकरा बहुत ही स्टाइलिश है, इसका रहन सहन काफी सही ढंग से हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की सरकार से आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस मैदान में हम हैं इसके बगल में पहले सरकार का हवाई अड्डा होता था, ये बिक गया है। बीजेपी के लोग आज एक शिलान्यास करने गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की ये कैसे लोग हैं जो एक तरफ हवाई अड्डा बेच रहे हैं और दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। मुझे याद है कि बीजेपी वाले ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेंगे। यहाँ बैठे लोग बताएं कि कितने लोगों ने हवाई यात्रा की है। जहां आपको बता दें कि अखिलेश यादव एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें बोल रहे थे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि सारे एयरलाइंस घाटे में चल रही है। ये बीजेपी की गणित है क्या? ये एयरपोर्ट इसीलिए बन रहे हैं कि जब ये बन जाएगा सरकार इसे भी बेच देगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के श्रम और रोजगार मंत्री रघुराज सिंह के एक बयान से बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर भगवान ने उन्हें मौका दिया तो वे पूरे देश के मदरसे बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि मदरसे दहशतगर्द का अड्डा बन गए हैं और यहाँ दहशतगर्दों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रघुराज सिंह का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में पहले केवल 250 मदरसे थे, लेकिन उनकी संख्या अब बढ़कर 22,000 हो गई है। इनकी बढ़ती संख्या से देश में दहशतगर्दों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सांप का फन कुचल दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से हम दहशतगर्दियों के भी फन कुचलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बार बिहार पंचायत चुनाव में ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है। जहां अब लोग जात पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट करने लगे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने अब ऐसे प्रत्याशियों को भी मौका देना शुरू कर दिया है जो अंतिम पायदान पर रहने वाले होते हैं। जब बीते दिनों बिहार के जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के सहोरा पंचायत में जनता ने ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाली एक मनरेगा महिला मजदूर रेखा देवी को वहां का मुखिया बनाया था, वहीं अब पूर्णिया जिले में एक ड्राइवर को पंचायत समिति सदस्य के लिए निर्विरोध चुना गया है। ड्राइवर बिंदेश्वरी उरांव को 7वें चरण के चुनाव में मोहनी पंचायत से निर्वाचन पंचायत समिति सदस्य चुना गया है। इसके साथ ही ड्राइवर बिंदेश्वरी उरांव को कस्बा प्रखंड का उप प्रमुख बनाने का भी निर्णय लिया गया है। दरअसल बिहार पंचायत चुनाव के बीच अब प्रमुख और उप प्रमुख पद को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। सबसे खास बात यह है कि इस बार उप प्रमुख बनाने का मौका एक ड्राइवर को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि कृषि कानूनों की तरह सीए को भी वापस लिया जाना चाहिए। जहां उन्होंने कहा है कि मैं सीए के खिलाफ हूं और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता तब तक मैं इसका विरोध करता रहूंगा। ओवैसी ने कहा है कि जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन करके तीनों कृषि कानून वापस कराए हैं, उसी तरीके से मुसलमानों भी सड़कों पर उतर करके सीए के खिलाफ प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में सीए और एनआरसी लागू नहीं होने दिया जाएगा। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीए को लेकर यह बातें कही है। जब भाषण के दौरान उन्होंने सीए और एनआरसी पर अपने गुस्से का इजहार किया है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि देश में धर्म के आधार पर सीए लाया जा रहा है, इसमें सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन करके तीनों कृषि कानून वापस कराए हैं, ठीक उसी तरीके से मुसलमान भी सड़कों पर उतर करके सीए के खिलाफ प्रदर्शन करें। इस दौरान ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी कहते हैं कि ओवैसी समाजवादी पार्टी की बी टीम है, वहीं समाजवादी पार्टी कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। पहले ये लोग आपस में तय कर लें कि ओवैसी किसकी बी टीम है।
दोस्तों बात करते हैं कि सऊदी अरब ने 1 दिसंबर से भारत समेत 6 देशों के यात्रियों को देश में सीधे प्रवेश करने की इजाज़त दे दी है। दरअसल कोरोना के चलते सऊदी अरब में प्रवेश के लिए यात्रियों को कई तरह के नियमों का पालन करना होता था। वहीं अब सऊदी अरब के आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत समेत 6 देशों को 15 दिन थर्ड कंट्री में क्वारंटाइन किए बिना ही देश में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे। यहां उन्होंने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि राकेश टिकैत ने ओवैसी को बेलगाम सांड तक कह डाला। राकेश टिकैत ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपके यहां का बेलगाम सांड आपने खुला छोड़ दिया, वह बीजेपी की मदद करता फिर रहा है, उसे यहीं बांध कर रखो। राकेश टिकैत ने कहा है कि ये ओवैसी भाजपा की सबसे बड़ी मदद करता है, उसे यहां से बाहर जाने मत दो, वह बोलता कुछ और है और उसका मकसद कुछ और है, उसकी जांच कर लेना, उसे बांध कर रख लो, उसे हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर मत जाने दो। वे तेलंगाना हैदराबाद से बाहर जाता है तो वे भाजपा की मदद करता है, ये पूरे भारत को पता है, ये बेलगाम सांड है। वे बयान कुछ और देगा और भाजपा वाले उसे तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। ये दोनों ए और बी टीम है। राकेश टिकैत ने कहा है कि ओवैसी भाजपा के चाचा जान है, वे हिंदू मुस्लिम करवाने का काम करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि जहां भाजपा को हार का डर होता है वहां ओवैसी की रैली करवाई जाती है। उन्होंने कहा है कि हम आंदोलनकारी हैं, सड़कों का चुनाव करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नोएडा के जेवर में केंद्र और योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा एक तस्वीर पोस्ट की गई है जिसे जेवर एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। हालांकि इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि ये तस्वीर झूठी है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि भाजपा के झूठे काम की हर तस्वीर उधार है, फिर झूठा दावा करने वालों की कैसे सोच ईमानदार होगी। दरअसल योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में एक एयरपोर्ट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने साथ 35,000 करोड़ रुपए का निवेश भी लाने जा रहा है। इससे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और क्षेत्र में विकास की गति भी तेज होगी। वहीं यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी उसी तस्वीर को शेयर करते हुए उसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बताया है। जब भाजपा नेताओं के इन दावों को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने खंडन किया है। लोगों का दावा है कि जिस तस्वीर को जेवर एयरपोर्ट का बताया जा रहा है वह तस्वीर चीन के बीजिंग के दासिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। दोस्तों बात करते हैं कि हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावनाओं का एहसास कराता है। यहाँ संविधान के लिए मौलिक अधिकार हमारा ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियों भी याद दिलाते हैं। हर साल 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आपको बता दें कि आखिर कब और क्यों संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया गया। तो साल 2015 में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने की केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय संविधान विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जहां इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये संविधान कितने दिन में तैयार हुआ। तो पूरा संविधान तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का ये संविधान लागू हुआ था।
दोस्तों बात करते हैं कि बालू के काले कारोबार को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह बिहार सरकार में खनन मंत्री जनक राम के ओएसडी विजिलेंस के निशाने पर है। यह स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू ने कल शुक्रवार को मंत्री की ओएसडी के 3 ठिकानों पर छापा मारा है। पटना, अररिया और कटिहार में निगरानी की छापेमारी जारी है। खनन मंत्री जनक राम की ओएसडी की 3 ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए मिले हैं और जेवर समेत सोने की बिस्किट भी बरामद हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, मोतिहारी, पूर्णिया, भागलपुर की हवा भी बेहद खराब हो गई है। अगर कोई कदम यहां पर तत्काल नहीं उठाया गया तो फिर लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। जहां खबर के अनुसार आए दिन हम दिल्ली की खराब हवा के बारे में जिक्र करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन बिहार के कई शहरों की हवा सांस लेने के लायक नहीं है। जहां पटना के साथ साथ बिहार के कई शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से भी हालात ज्यादा खराब हैं। जहां आपको बता दें कि पटना के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की अररिया कोर्ट ने पूरे देश में एक नज़ीर पेश की है। यहां की कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज मामले पर एक ही दिन में गवाही और बहस करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। जो कोर्ट के इस सुनवाई के फैसले की चर्चा चारों ओर हर तरफ हो रही है, क्योंकि पूरे देश में पॉक्सो एक्ट में इस तरीके की सुनवाई पहली बार हुई है। ये सुनवाई अररिया में पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय के न्यायाधीश शशिकांत राय ने की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार इकाई की ओर से कमेटी और चुनाव समिति पर गुरुवार को मुहर लगा दी। इस दौरान बिहार की नई कोर कमेटी और चुनाव समिति का गठन किया गया। बिहार की इस नई कोर कमेटी में 18 सदस्य और चुनाव समिति में कुल 15 सदस्य हैं। इसके अलावा नई कोर कमेटी में 2 विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, जबकि प्रदेश चुनाव समिति में 2 आमंत्रित और 1 पदेन सदस्य हैं। दरअसल बीजेपी की इस नई कमेटी में 44% नए लोगों को जगह दी गई है, जबकि कई पुराने चेहरे को भी जगह नहीं मिल पाई है। जहां वही नए सदस्यों में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शहनवाज हुसैन, जनक राम, सम्राट चौधरी, नवल किशोर, राजेंद्र गुप्ता, भिखू भाई दलसानिया एवं हरीश द्विवेदी है। दोस्तों बात करते हैं कि नशा मुक्ति दिवस के मौके पर कल बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। यह शपथ दिलाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि बिहार में हर हाल में शराबबंदी जारी रहेगी। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महिलाओं की मांग पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी की गई थी और अब हर हाल में लागू रहेगी। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित नशा मुक्ति दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सरकार का संकल्प दोहराया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को याद दिलाया है कि कैसे 2016 में शराबबंदी का फैसला लिया गया था। 2016 में पहले आंशिक शराबबंदी की गई थी, जहां शहरी इलाकों में शराब बेचने की इजाजत सरकार ने दी थी, लेकिन चंद दिनों के अंदर ही महिलाओं ने जिस तरीके से सरकार के इस फैसले का विरोध किया, उसके बाद हमने पूर्ण शराबबंदी का फैसला किया। फिर नीतीश कुमार ने कहा है कि आज जो लोग शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं, उस वक्त वह भी सरकार के साथ थे और शराबबंदी के फैसले का बिहार विधानसभा में सभी राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया था। आज वे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि वे लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पोस्टल सर्कल में 60 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। आप नोटिस को पढ़ें तथा अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। बिहार पोस्टल सर्कल में पोस्टमैन, एमटीएस पोस्ट असिस्टेंट के 60 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इसमें योग्यता की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 10वीं पास एवं समक्ष योग्यता होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को पढ़ लें। बिहार पोस्टल सर्कल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा की बात करें तो इसमें कम से कम आपको 18 साल होनी चाहिए। आपका उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होना चाहिए। जहां आयु में छूट जानकारी के लिए नोटिस को देख लें। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो बिहार पोस्टल सर्कल के पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जहां अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को पढ़ लें। अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.indiapost.gov.in/।
दोस्तों अब बात करते हैं कि पटना सहित देश भर में लोग विदेश की यात्रा के लिए प्रतिदिन पासपोर्ट बनाते हैं। ये पासपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पासपोर्ट है क्या। तो आपको बता दो कि विदेश में अपने देश की नागरिक को प्रमाणित करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं, 3 रंग के होते हैं। नीला पासपोर्ट साधारण लोगों के लिए बनाया जाता है। सफेद पासपोर्ट ये सरकारी कामकाज से विदेश जाने वालों के लिए बनाया जाता है। मैरून पासपोर्ट इसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं। ये भारतीय डिप्लोमेटिक्स के लिए बनाया जाता है। इसमें अब बात करते हैं कि पासपोर्ट बनाने के लिए दस्तावेज क्या लगेगा। पासपोर्ट बनाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज लगेंगे और ये दस्तावेज है आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्थानांतरण, मैट्रिकुलेशन, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, फोटो आदि। अगर आप नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1500 रुपये लगेंगे और इसकी वैधता 10 साल की होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना सहित बिहार के सभी जिलों में भारत सीरीज यानी कि BH सीरीज लागू हो गई है। इसके तहत गाड़ी का एक नंबर अब देश भर में मान्य होगा। यह खबर के अनुसार भारत सीरीज का नंबर मिलने से दूसरे राज्यों में गाड़ी ले जाने पर फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ आपको गाड़ी का नंबर भी चेंज करना नहीं पड़ेगा। इससे गाड़ी से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएगी। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार या फिर निजी कंपनियों के वैसे कर्मी जिनका तबादला एक से दूसरे राज्य में होता रहता है तो वैसे BH सीरीज का नंबर ले सकेंगे। इन लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर गाड़ी का नंबर चेंज करना नहीं पड़ेगा। जब वहीं ऐसे व्यवसायी के जिनका कारोबार एक से अधिक राज्यों में है वे भी BH सीरीज का नंबर ले सकते हैं। हालांकि ऐसे नंबर लेने से पहले आपको कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे और ये साबित करना होगा कि आपका कारोबार एक से अधिक राज्यों में है। दोस्तों बिहार में अब बड़े पैमाने पर एथेनॉल का उत्पादन होगा। इसके लिए बंद चीनी मिलों को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय बैठक करके कहा है कि चीनी मिलें भी लगाई जाएगी। एथेनॉल के उत्पादन का रास्ता साफ होने से बड़े पैमाने पर निवेशक आएंगे और बिहार में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। जहां उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में गन्ने के साथ ही मक्के से भी एथेनॉल के उत्पादन पर चर्चा हुई है। जब बैठक में एथेनॉल उत्पादन यूनिट की स्थापना के साथ ही नई चीनी मिल और अन्य संभावित उद्योगों की स्थापना पर चर्चा हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि म्यांमार और भारत की सीमा पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके रेक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज किए गए हैं। जब भूकंप के झटके बांग्लादेश के चिटगांव और कोलकाता में महसूस किए गए हैं। यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजी सेंटर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी गई है कि चिटगांव में बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसका केंद्र चिटगांव पर 184 किलोमीटर दूर पश्चिम था। वहीं मिजोरम के थेनजाल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार यहां भूकंप के झटके रेक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज किया गया है। हालांकि इस भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। भूकंप के बारे में सुनकर आपको लग रहा होगा कि आखिर भूकंप क्यों आता है। तो आपको बता दें कि जब भी धरती के नीचे की प्लेट्स आपस में टकराती है तो भूकंप के झटके महसूस होते हैं। जमीन की सतह के नीचे ही प्लेट्स लगातार घूमती रहती है। जब भी ये आपस में टकराती है तो फिर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। जब वही भूकंप को मापने की बात करें तो इसे रेक्टर स्केल पर मापा जाता है। रेक्टर स्केल पर 2.0 से नीचे के झटकों को माइक्रो की श्रेणी में रखा जाता है। ये भूकंप के झटके महसूस नहीं होते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।